हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। आज हम बात करने वाले हैं सुकरात के बारे में। कोई इन्हें महान दार्शनिक कहता है तो कोई इन्हें उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो आखिर क्यों इन्हें इतना महान व्यक्ति समझा जाता है और क्यों इन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा और क्यों इन्हें इन्हें हम बेताल पच्चीसी जो कहानी है उससे जोड़कर देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो समझते हैं सुकरात के बारे में। सुकरात जो है वो ग्रीक के एक निवासी थे, वहाँ के दार्शनिक थे। उनसे जो युवा पीढ़ी था वो काफ़ी प्रभावित था। उनका जो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है, उनकी जो प्रश्न पूछने की कला है, उसके लोग दीवाने थे वहाँ पे ग्रीक में। और युवा वर्ग जो है वो अपना क्वेश्चन लेकर सुकरात तक पहुंचते थे। और सुकरात क्या करते थे, अगर आप उनके सामने अगर कोई क्वेश्चन लेकर आते तो सुकरात आपसे 2 क्वेश्चन और पूछते। तो आप बोलोगे तो ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं, उनकी जो मेथड थी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, वो इतनी क्रिटिकल मेथड थी कि आपको क्वेश्चन करते करते वो आपको सत्य का दर्शन करवा देते थे। और इसी कला के कायल वहाँ की युवा पीढ़ी थी। लेकिन ये जो उनका जो मेथड है ये वहाँ के राज्य को पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? तो वो वहाँ के जो प्रचलित जो कस्टम है, जो वहाँ की संस्कृति है, उस पर भी वो क्वेश्चन करते थे। जैसे कि वहाँ पे बहुदेव पूजन होता था, यानी कि एक से ज़्यादा देवी देवताओं का वहाँ पे पूजन होता था, जैसे आज हमारे इंडिया में भी होता है। और वो इस पर क्रिटिकल क्वेश्चन करते थे। वो बोलते थे कि जब ईश्वर एक है तो हम इतने देवी देवताओं का पूजा क्यों कर रहे हैं? सत्य एक है, ईश्वर एक है। हमारे यहाँ भी कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यानी कि जो सत्य है वही भगवान है। और गांधी जी ने भी बाद में ये चीज़ को स्वीकारा कि ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। तो जब ये क्वेश्चन करते थे तो इससे राज्य को काफ़ी आहत हुआ राज्य, और राज्य को ऐसा लगा कि उनकी संस्कृति पर ये आघात कर रहे थे, इसलिए इन्हें सजा दी गई। सजा कैसे दी गई? तो वहाँ पे जो है लेजिस्लेचर और जुडिशियरी 2 अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही था। जो कानून बनाता था वही कानून परखता था और वही सजा देता था। तो इन्हें सभा में बुलाया गया अपना पक्ष रखने के लिए। इन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, या तो आप इस देश को छोड़कर चले जाओ कहीं पे, या तो जहर का प्याला पी लो। सुकरात ने जहर का प्याला पीना स्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि वो सत्य के साथ हैं और सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य कभी डरता नहीं है, सत्य एकदम से निडर होता है, निर्भीक होता है, और सत्य को हमेशा अडिग रहना चाहिए। तभी आप एक प्रकाश की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सुकरात ने यही किया। उन्होंने कहा उनके जो शिष्य हैं प्लेटो, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे भी। ये जो मैं अभी जो लेक्चर जो दे रहा हूँ, जो कहानियाँ सुना रहा हूँ, ये आपका सिर्फ मैं एक बेस बना रहा हूँ ताकि आने वाले जो थिंकर्स हैं उसको आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। और एक इंटरेस्टिंग वे में मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ एक कहानी के जरिए। तो क्या हुआ कि सुकरात को जहर दे दिया गया, सुकरात की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस मृत्यु से आहत होते हैं उनके शिष्य प्लेटो, सबसे ज़्यादा वो सबसे करीब थे सुकरात के। और उन्होंने समझा कि ये डेमोक्रेसी के कारण, क्योंकि डेमोक्रेसी को वो उन्होंने माना कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ इग्नोरेंट है, और इस रूल ऑफ इग्नोरेंट के कारण ही सुकरात को ये देखना पड़ रहा है और उन्हें सज़ा मिली और उन्हें मृत्यु दंड मिला। तो वो आगे चल के प्लेटो जो है थ्योरी ऑफ एजुकेशन देंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस देंगे, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देंगे। उनका मानना होगा कि ये जो सिस्टम है उसे सही ढंग से एक फिलोसफर किंग ही चला सकता है, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मैं आपका सिर्फ एक बेस बना रहा हूँ, इसलिए इस लेक्चर को आप PSIR के प्री लेक्चर समझे। दिस इज़ नॉट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, वी विल स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम
3 मार्च, मार्क माई वर्ड्स, 3 मार्च, और बहुत ही बेहतर ढंग से करवाऊंगा। तो ये तो हो गई पहली कहानी, जिसमें मैंने बताया कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने जहर क्यों पिया। और दूसरी जो सबसे रोचक कहानी है कि विक्रम बेताल से कैसे एसोसिएटेड हैं सुकरात, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। इस कहानी को कोई नहीं समझा सकता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको इस कहानी के बारे में मालूम ही होगा, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस कहानी को इस नज़रिए से देख रहे हैं बेताल पचीसी को। बहुत लोगों ने बेताल पचीसी पढ़ी होगी, टीवी सीरियल भी आता था, वो देखा भी होगा, लेकिन इस नज़रिए से किसी ने नहीं देखा होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ही रोचक कहानी, एक जानकारी प्राप्त होने वाली है। जो बेताल पचीसी है, आपने क्या उसमें देखा है जो आप टीवी सीरियल में देखते हैं या कहानी में पढ़ते हैं? तो ये 25 कहानियों का संग्रह है। उसमें क्या होता है कि एक ऋषि मुनि होते हैं, वो विक्रमादित्य को बोलते हैं कि तुम्हारे जो राज्य है, साम्राज्य है, उस पर कोई संकट नहीं आएगा अगर तुम शमशान घाट से, एक पेड़ है वहाँ पे एक बेताल लटका हुआ है, उस बेताल को अगर तुम अपने साम्राज्य की तरफ लेकर आ जाते हो तो तुम्हारे साम्राज्य में कोई भी संकट कभी नहीं आएगी। विक्रमादित्य एक कर्मठ राजा थे, एक सक्सेसफुल राजा थे, और वो अपनी जनता, अपनी प्रजा के हित को समझते थे। इस कारण उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया, और वो चले जाते हैं आधी रात को शमशान में, और वहाँ पर वो पेड़ से उस बेताल को अपने साथ चलने को मजबूर करते हैं। और वो जब अपने पीठ पर उस बेताल को लेकर जाते रहते हैं, जैसे आप फोटो में पिक में देख सकते हैं कि ये बेताल को ये अपने पीठ पर लादे हुए ले जा रहे हैं। जब ये ले जाते हैं इस बेताल को अपने पीठ पर लादे हुए, तो बेताल बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, रास्ता बहुत लंबा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और मैं कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम उस प्रश्न का उत्तर देते हुए तुम्हारे मुंह से कोई वाक्य निकल जाता है तो मैं फिर से उड़कर उस पेड़ पर पहुंच जाऊंगा, और तुम्हें फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम ये जवाब नहीं देते हो, और तुम्हें अगर जवाब पता है जानते हुए भी अगर नहीं देते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क में एक ऐसा विस्फोट होगा कि तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बहुत धर्म संकट था। जो विक्रमादित्य हैं, जो राजा विक्रमादित्य हैं, वो एक कहानी सुनते हैं, और कहानी के अंत में जब बेताल प्रश्न पूछता है तो स्वाभाविक सी बात है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य को भला आंसर क्यों नहीं मालूम होगा। और वो जवाब देते हैं, और वो जो बेताल है वो विक्रमादित्य के पीठ से और वो जाके फिर से पेड़ पर लटक जाता है। इस तरह से ये 24 बार घटना घटती है। 24 बार, हर एक बार कुछ ना कुछ मन में बदलाव आते जाता है विक्रमादित्य का। और जब 25वीं बार वो बेताल को अपने पीठ पर लादे हुए जाते हैं तो क्या होता है, उनका मन शांत हो जाता है। इतना शांत कि उनके मन में कोई भी विचार नहीं उमड़ता, बिल्कुल शांत, एक शांत समंदर की तरह जिसमें कोई लहरें ना हो, ऐसा समंदर अगर हम परिकल्पना कर पाए तो। और मन इतना शांत हो जाता है। जब मन कब शांत होता है, जब आदमी को किसी सत्य का ज्ञान हो जाता है। जैसे बुद्ध का चरित्र इतना शांत था कि उस चरित्र के कारण अंगुलीमाल जैसे डाकू भी शांत हो गया था उनके प्रभाव से। यही प्रभाव आता है विक्रमादित्य में, और उनका चित्त शांत हो जाता है। अब देखिए समानता क्या है सुकरात और ये बेताल पचीसी में। सुकरात का जो मेथड है वो क्वेश्चनिंग का है। क्या है मेथड? क्वेश्चनिंग का मेथड है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के जरिए ये क्या करते हैं, ट्रुथ तक पहुंचते हैं, यानी सच्चाई तक पहुंचते हैं। और जब आदमी को सच्चाई का ज्ञान होता है तो उसका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। यानी कि उसके मन में एक शांति आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है। और यही बेताल पचीसी के प्रश्नों के कारण विक्रमादित्य में हुआ, और यही चीज़ सुकरात करते थे। इसी वजह से युवा इतना प्रभावित थे उनसे। तो आज आपने क्या सीखा? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में इतनी पावर है कि आपके हर एक सवालों का जवाब वो दे सकता है, बस आपको सही ढंग से क्वेश्चन करने आना चाहिए। ये सुकरात समझाते थे। जब हम आगे पढ़ेंगे प्लेटो
जब हम अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्लेटो से, तो जब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे तो उसमें जो 5 करैक्टर उन्होंने प्लेटो ने दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि सुकरात ने कोई रचना नहीं रची थी अपने जीवन काल में, ना ही उनका कोई वक्तव्य है। वो जो वक्तव्य, जो कोटेशन आप जगह जगह पर पाते हो, वो उनके शिष्य लोगों के द्वारा वो उभारा हुआ है। सुकरात का मानना था, एक उनका फेमस कहना है कि आई नो नथिंग, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। एक बहुत गहरी बात है। खैर, हमारा जो पोल साइंस से जो रिलेटेड चीज़ है, हमें प्लेटो समझना है। तो उस काल में क्या हो रहा था कि एक तो सुकरात को जहर दे दिया गया था। दूसरी बड़ी घटना घटी थी उसी काल में कि जो एथेंस है, ये ग्रीक साम्राज्य का ये एक सिटी था, एक वहाँ कैपिटल था। उसका जो राइवलरी था ये स्पार्टा था। आपने 300 मूवी देखी होगी। 300 हॉलीवुड की मूवी, अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा। तो इन दोनों में युद्ध होता है। उसका नाम है पेलोपोनेसियन वॉर। उसका जो नाम है वो है पेलोपोनेसियन वॉर। तो पेलोपोनेसियन जो वॉर है वो है ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ, जिसमें क्या होता है, स्पार्टा विक्ट्री होता है। स्पार्टा की विक्ट्री हो जाती है और वहाँ की जो पॉलिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसी पर जब विचार करते हैं प्लेटो कि आखिर हमारा जो एथेंस है, इतना बड़ा साम्राज्य, आखिर हारा क्यों, तो उन्हें पता चलता है कि हमारे जो ग्रीक में है, जो वो ग्रीस में मिलिट्री एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता था। तो इसके आगे चलकर जब हम प्लेटो पढ़ेंगे तो वहाँ पे थ्योरी ऑफ एजुकेशन में देखेंगे क्या वो चेंजेस लाते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आपको ये बैकग्राउंड समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये कहानी एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने रखा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पार्टन और ग्रीस में युद्ध होता है और अंततः स्पार्टन जीतता है। आप ये 300 आपने मूवी देखी होगी इनकी, ये उनके एक्टर हैं। तो यहाँ पर हम ये लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर जब भी शुरुआत होगी, यानी 3 मार्च, जो PSIR का जो शुरू होने वाला है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुँचे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो लेक्चर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कवर करूँगा, पोल साइंस ऑप्शनल या जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कराए जाएंगे। यहाँ पे GS 1, 2, 3, 4 सब मैं करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट सिर्फ इतना है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि मार्केट में आपको पता है क्या है, जिन लोगों ने कोचिंग ले रखा है या ले रहे हैं उन्हें पता होगा कि सिलेबस पूरा नहीं करवाया जाता कहीं भी। आपको कुछ ना कुछ कमी हर एक कोचिंग सेंटर्स में मिलेंगे और उनके फ़ी आप देखिए तो कितने हाई हैं फ़ी। तो कुछ तो बहुत सारे बच्चों का सपना इसलिए रह जाता है क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मजबूत नहीं है। तो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अगर कोई बच्चा पीछे रह जाए, ये तो इनजस्टिस है, ये तो जस्टिस नहीं है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले आप